अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, तो क्या आपको किसी का भी खून करने का हक मिल जाएगा? या आप सच में किसी को मार दें और कोई ना पकड़े, तो क्या आप आज़ाद हैं? दोस्टोएव्स्की का मास्टरपीस क्राइम एंड पनिशमेंट यही सवाल उठाता है और जवाब ढूंढता है एक ऐसे कैरेक्टर के ज़रिए जो सोचता है कि वो और इंसानों से अलग है। पर जब ये सोच उसके हाथों खून करवा देती है, तब होता है असली पनिशमेंट शुरू। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट एक ऐसी नॉवल है जो आज भी कंट्रोवर्शियल और रेलिवेंट समझी जाती है। 1866 में पब्लिश हुआ ये नॉवल 19th सेंचुरी के सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में लिखा गया था। एक ऐसे टाइम में जब रशिया ट्रेडिशनल मिडीवल कल्चर से निकलकर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ रहा था। इस ट्रांजिशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लोअर क्लास पे, उन लोगों पे जो ऑलरेडी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एलिनिएशन से जूझ रहे थे। दोस्टोयेव्स्की ने इस नॉवल के थ्रू एक ऐसे इंसान की कहानी लिखी है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है, जिसका दिमाग एक ऐसी आइडियोलॉजी में उलझा हुआ है जिसे वो रियल लाइफ में टेस्ट करता है क्राइम करके। पर ये कहानी सिर्फ मर्डर की या पुलिस चेस की नहीं है। इसकी असली डेप्थ उस तरीके में छुपी है जिसमें दोस्टोयेव्स्की ने टाइम, सिंबॉलिज्म और फिलॉसफी का यूज़ करके डीपर ह्यूमन इमोशंस और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है। आइए पहले नॉवल की समरी जान लेते हैं। रस्कलनिकव सेंट पीटर्सबर्ग का एक गरीब लॉ स्टूडेंट होता है। पैसे की तंगी, सोसाइटी का अनफेयर सिस्टम और अंदर का ईगो, ये सब उसके अंदर एक डेंजरस आइडिया पैदा करते हैं। उसके दिमाग में एक थ्योरी है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लोग कानून मानते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जैसे नेपोलियन कानून के परे सोचते हैं। अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझकर रस्कलनिकव प्लान बनाता है एक मर्डर का। उसका टारगेट होती है एक बूढ़ी औरत जो एक पॉन ब्रोकर होती है, गरीबों का शोषण करती है। पर जब वो उसका खून कर देता है, पॉन ब्रोकर की बहन ये सब देख लेती है और रस्कलनिकव उसे भी मार देता है। मर्डर के बाद रस्कलनिकव फिजिकली तो सेफ है, कोई एविडेंस नहीं, पुलिस कुछ नहीं जानती, लेकिन उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। उसे बुखार आ जाता है, वो हेलिसिनेट करने लगता है, कभी गिल्ट में रोता है, कभी अपनी थ्योरी को डिफेंड करता है, अपने दोस्त, माँ और बहन से मिलता है, लेकिन उनसे इमोशनली डिटैच रहता है। रातों को उसे नींद नहीं आती, हर चीज़ एक सिग्नल लगती है, जैसे सब जानते हों कि उसने क्या किया है। और यही है दोस्टोयेव्स्की की जीनियस। पनिशमेंट बिगिंस नॉट विद द लॉ बट विद द माइंड। रस्कलनिकव ने मर्डर से पहले एक ऐसे लिखा था जिसमें उसने ये आइडिया प्रमोट किया था दैट अगर किसी मर्डर से सोसाइटी का भला हो रहा है तो वो एथिकल हो सकता है। लेकिन अब जब उसने खुद मर्डर कर लिया है, उसकी ये थ्योरी उसके कॉन्शियंस के सामने फेल हो जाती है। वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता, उसका गिल्ट उसका साथ नहीं छोड़ता। उसे लगता है वो स्पेशल है, पर हर रोज़ उसका दिमाग उसे बताता है तू भी एक ऑर्डिनरी इंसान है जिसको अपने क्राइम का दर्द फील हो रहा है। और ये साइकोलॉजिकल पनिशमेंट दोस्तोयेव्स्की की नॉवल का मेन थीम है। इसी दौरान रस्कलनिकव की मुलाकात होती है सोनिया से, एक प्रॉस्टिट्यूट लेकिन एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल पर्सन, अपने परिवार के लिए खुद को कुर्बान करने वाली इंसान। सोनिया का कैरेक्टर रस्कलनिकव के लिए मिरर बन जाता है। वो उसे बाइबल पढ़ के सुनाती है, रस्कलनिकव के सामने एक ऐसा आइडिया रखती है जहाँ रिडेम्पशन पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब इंसान अपने गलत काम एक्सेप्ट कर ले। यहाँ दोस्टोयेव्स्की हमें एक और मैसेज देते हैं, रिडेम्पशन का रास्ता गिल्ट के एक्सेप्टेंस से निकलता है। फिर उसके बाद डिटेक्टिव पेट्रोविच, एक हाईली इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर आते हैं। वो रस्कलनिकव से फॉर्मली फ्रेंडली है, लेकिन उनकी हर बात में एक ट्रैप छुपा होता है। उनके डायलॉग्स एक साइकोलॉजिकल चेस गेम बन जाते हैं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, पर हर क्वेश्चन एक आईना बन जाता है। रस्कलनिकव से कहते हैं, आपके ऐसे में लिखा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। आप क्या सोचते हो, नेपोलियन होता तो उस औरत को मारता या नहीं? पेट्रोविच रस्कलनिकव का सच इनडायरेक्टली समझ जाते हैं, पर उसे टाइम देते हैं ताकि वो खुद आके कन्फेस करे। यहाँ दोस्टोयेव्स्की जस्टिस सिस्टम को एक साइकोलॉजिकल क्लेंजिंग के फॉर्म में दिखाते हैं।
वह सोनिया के प्रेशर, पेट्रोविच के इन्वेस्टिगेशन और अपने गिल्ट के वेट तले दबने के बाद रस्कलनिकव फाइनली अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट 8 साल के लिए साइबेरियन जेल भेज देता है। लेकिन दोस्टोयेव्स्की हमें बताते हैं यही पॉइंट है जहाँ से रस्कलनिकव का रियल पनिशमेंट नहीं बल्कि रीबर्थ शुरू होता है। वो जेल में एक नया इंसान बनने लगता है एंड सोनिया उसके साथ रहती है, सपोर्ट करती है। रस्कलनिकव का दर्द धीरे धीरे उसे एक बेटर इंसान बना देता है। और यहाँ दोस्टोयेव्स्की एक और मैसेज डिलीवर करते हैं, लॉ सिर्फ शुरुआत है, असली जस्टिस अंदर से होती है, जब इंसान अपनी आत्मा के सामने खुद को गिल्टी माने। चलिए अब इस नॉवल का फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन करते हैं। कहानी रिवॉल्व करती है रोडियन रस्कॉल्निकव के अराउंड, एक फॉर्मर स्टूडेंट जो पॉवर्टी और आइसोलेशन में जी रहा है। उसके दिमाग में एक थ्योरी है कि कुछ लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, मॉरल लॉ से ऊपर होते हैं। अगर उनका क्राइम किसी ग्रेटर गुड के लिए हो तो वो जस्टिफाइड हो सकता है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए रस्कलनिकव ओल्ड पॉन ब्रोकर का मर्डर करता है और एक्सीडेंटली उसकी इनोसेंट सिस्टर का भी। लेकिन ये क्राइम उसके लिए सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन बन के नहीं रहता, उसका रियल पनिशमेंट क्राइम के बाद शुरू होता है। गिल्ट, हेलिसिनेशंस, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, ये सब उसके अंदर एक ऐसी जर्नी चालू करते हैं जो बाहर से ज़्यादा अंदर चल रही होती है। दोस्टोयेव्स्की यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, क्या किसी इंसान को ये राइट है कि वो डिसाइड करे किसकी ज़िंदगी की वैल्यू है और किसकी नहीं? और अगर कोई ये करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ लीगल पनिशमेंट है या कुछ और भी? अब बात करते हैं सिम्बॉलिज्म और टाइम की, जो क्राइम एंड पनिशमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्टोयेव्स्की हर छोटी चीज़ को एक डीपर मीनिंग देने में मास्टर थे। सिम्बॉलिज्म की बात करें तो नॉवल में रस्कलनिकव का कैरेक्टर खुद एक बड़ा सिंबल है। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना चाहता है जो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से दुनिया को समझता है, लेकिन जो कुछ भी वो करता है उसका रिजल्ट उल्टा होता है। रस्कलनिकव का स्ट्रगल, गिल्ट और सफरिंग उसके पूरे कैरेक्टर आर्क को डिफाइन करते हैं। उसका स्ट्रगल हम सब के लिए एक सिंबल है, अपनी आइडेंटिटी और मॉरल बाउंड्रीज को समझना और कभी कभी उसको तोड़ना। फिर आता है सिटी का सिंबॉलिज्म। सेंट पीटर्सबर्ग भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ये सिटी कोल्ड, एलियनेटेड और ऑप्रेसिव फील होती है। दोस्टोयेव्स्की ने इस जगह को एक मेज़ की तरह डिपिक्ट किया है जहाँ हर कॉर्नर पर मॉरल और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का सामना होता है। ये सिटी रस्कलनिकव के माइंड को भी रिप्रेजेंट करती है, जो कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। अब बात करते हैं टाइम की। दोस्टोयेव्स्की ने टाइम को भी काफ़ी सिम्बॉलिकली यूज़ किया है। रस्कलनिकव का जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है वो भी टाइम के थ्रू दिखाया गया है। नॉवल की पेसिंग, जैसे हर इंसिडेंट एक के बाद एक होता है, वो उस प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है जो रस्कलनिकव पे अपने क्राइम के बाद बन रहा है। वो हर वक्त टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहा है, अपने क्राइम को छुपाने की, अपने गिल्ट को इग्नोर करने की, लेकिन फिर भी टाइम उससे बार बार ये सब कुछ फेस करवाता है। टाइम का एक और एंगल है। रस्कॉल्निकव के अंदर जो एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान होने का सपना है वो भी एक साइकोलॉजिकल टाइम लूप की तरह लगता है। वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए क्राइम तो करता है, लेकिन उसका पनिशमेंट भी एक एंडलेस लूप बन जाता है। हर मोमेंट उसका गिल्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने क्या गलत किया है, और हर सेकंड उसकी इनर सफरिंग को और इंटेंस बना देता है। दोस्टोयेव्स्की ने नेचर का भी काफ़ी सिंबॉलिक यूज़ किया है। नेचर का कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है रस्कलनिकव की साइकोलॉजिकल स्टेट के साथ। जब वो क्राइम के बाद गिल्ट महसूस करता है तो उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो उसकी मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे जैसे उसका डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ती है वैसे ही बाहर का एनवायरनमेंट ग्लूमी और डार्क हो जाता है। नेचर के चेंजेस उसके अंदर के चेंजेस को हाईलाइट करते हैं, और ये दोस्टोयेव्स्की का तरीका है रियलिटी को मेटाफोरिकली दिखाने का। अगर आप क्राइम एंड पनिशमेंट की डीपर थीम्स को देखें तो सफरिंग और रिडेम्पशन सबसे बड़े एलिमेंट्स हैं। दोस्टोयेव्स्की के लिए सफरिंग सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान को अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है और उसे रिडेम्पशन करने का रास्ता दिखाता है। रस्कलनिकव की जो जर्नी है वो अल्टीमेटली रिडेम्पशन की तरफ है, जहाँ उसका अपना गिल्ट और मॉरल अवेकनिंग उसे अपने क्राइम का सामना करवाते हैं।
ये एक पेनफुल और प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस होता है जो उसके पर्सनल ग्रोथ और एग्जिस्टेंशियल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाता है। जब रस्कलनिकव अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है तब उसे एक ऐसा रिलीफ मिलता है जो लाइफ को नए नज़रिए से देखने में मदद करता है। ये रिडेम्पशन की जर्नी सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, बल्कि उसके सोशल और मॉरल अंडरस्टैंडिंग को भी रीडिफाइन करती है। दोस्टोयेव्स्की ये दिखाना चाहते थे कि सच्चाई का सामना करके और खुद के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इंसान अपने अंदर ट्रू फ्रीडम एंड पीस पा सकता है। कंक्लूजन, दोस्टोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल ट्रीटी की तरह है जो हमारे अंदर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ और मॉरल डायलमास को समझने की कोशिश करता है। क्राइम का मीनिंग, पनिशमेंट का पर्पस और रिडेम्पशन का प्रोसेस, ये थीम्स इस नॉवल में डीपली वोवन है। रस्कलनिकव की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी गलतियों को समझकर, अपनी पुरानी थिंकिंग को चैलेंज करके अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लें तो अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंसान गलती करता है, पर उस गलती को समझना, उससे गुजरना, वही उसे इंसान भी बनाता है। और यही है क्राइम एंड पनिशमेंट, एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर की आवाज़ को जगा देगी। अगर आप इस नॉवल में इंटरेस्टेड हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर पढ़ें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो एक सवाल का जवाब देना, क्या आपको लगता है रस्कलनिकव सच में बदल गया या वो सिर्फ अपनी पनिशमेंट से डरता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको क्राइम एंड पनिशमेंट की ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।